Hello students, welcome to our APS classes. And dear students, our today's video or our today's lecture related with the 5th class solved sample paper especially for the Hindi subject. तो आज की जो हमारी वीडियो है बेटे एपीएस क्लासेस की तरफ से वो है 5वीं क्लास की स्टेट बोर्ड की, हिमाचल स्टेट बोर्ड की हिंदी का जो है वो हम सॉल्व सैंपल पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमने इंग्लिश का जो सॉल्व सैंपल पेपर था वो उसमें हमने सॉल्व करवाया था, सारा डिटेल में बताया था कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट रहेगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या क्वेश्चंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स रहेगा। आज सेम हम 5th क्लास का ही हिंदी का सॉल्व सैंपल पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे स्टेट बोर्ड, हिमाचल स्टेट बोर्ड का 5वीं क्लास का, क्योंकि अब हमारे मार्च महीने में एग्जाम जो है, फाइनल एग्जाम जो है वो शुरू होने वाले हैं। तो उसी से रिलेटेड हम जो है वीडियोस जो बना रहे हैं सॉल्व सैंपल पेपर की, जिसमें बच्चों को भी और उनके अभिभावकों को भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी जो है वो ना आए, और साथ साथ हम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो है ऑफलाइन क्लासेस जो है वो हम दे रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा जो फर्दर प्लान है वो ऑनलाइन क्लासेस का भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, की जो हम ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस को भी शुरू करें। अब जैसे कि 25 जैन को जो है वो जेई मेन का एग्जाम जो है वो होने जा रहा है, तो इसी तरह से हमारे फर्दर प्लान जो है कि हम ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन जो है वो भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो है वो क्लासेस शुरू करें। तो आज जो है बेटे हम शुरू करने जा रहे हैं 5th क्लास की सॉल्व सैंपल पेपर हिंदी का। तो दिस इज द हिंदी सैंपल सॉल्व सैंपल पेपर फॉर क्लास 5th फॉर द सेशन 2022 टू 2023। क्लास 5th है, सब्जेक्ट हिंदी रहेगा। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था बेटे कि सबसे पहले जब पेपर आएगा तो पेपर में सबसे पहले जो आपका फॉर्मेट रहेगा वो फॉर्मेट जो होगा वो रहेगा आपका सबसे पहले स्कूल का नाम, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम क्या रहेगा आपका। सपोज करो आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का आप नाम लिखेंगे। जैसे कि हम यहाँ लिख रहे हैं क ख ग, ये मैंने उदाहरण के तौर पर लिख दिया है, पर जो भी जिस स्कूल में भी आप पढ़ते होंगे उस स्कूल का आप नाम लिखेंगे। उसके बाद विद्यार्थी का नाम, जो भी बच्चे का नाम होगा वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर राम, जो भी होगा आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद जो भी आपका क्लास का रोल नंबर रहेगा वो आप लिखेंगे, जो भी आपका क्लास रोल नंबर होगा वो आप लिखेंगे। कक्षा, जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं बेटे, तो हम जो सॉल्व कर रहे हैं पेपर वो हम कर रहे हैं 5वीं कक्षा का हिंदी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आपकी जो कक्षा आएगी वो 5वीं कक्षा आएगी। उसके बाद रोल नंबर जो भी होगा आपकी कक्षा का वो आप लिखेंगे। उसके बाद अगर अगला स्टेप जो होगा वो दिनांक, जिस दिनांक को भी, जिस डेट को भी आपका पेपर होगा वो आपको दिनांक वहां पर लिखनी पड़ेगी। जैसे कि आज जो है वो 18 जनवरी 2023। तो वैसे ही जिस दिन आपका वो पेपर होगा उस दिन की तारीख जो होगी वो आप वहां पर लिखेंगे। पेपर को करने का जो समय रहेगा वो रहेगा 3 घंटे का, और जो इसमें कुल अंक रहेंगे इस पेपर के वो रहेंगे 50 अंक का जो होगा वो पेपर होगा। तो इस वजह से ये एक जनरल फॉर्मेट है। पेपर को शुरू करने से पहले आप स्कूल का नाम, विद्यार्थी का नाम, कक्षा, रोल नंबर, जिस दिनांक को आपका पेपर होने जा रहा है उस दिनांक को आप वहां पर लिखेंगे। कुल समय जो रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा, और जो कुल अंक रहेंगे पेपर के वो रहेंगे 50 अंक। तो बेटे अब हम शुरू करते हैं पेपर को सॉल्व करने का फॉर्मेट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 पर जाएंगे। तो जो प्रश्न नंबर 1 है बेटे वो है आपका, दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़े व निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। एक अनुच्छेद दिया जाएगा, उस अनुच्छेद को बड़े ध्यान पूर्वक आपने पढ़ना है, और ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद उस अनुच्छेद से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए होंगे आपको उन प्रश्नों के उत्तर जो होंगे वो देने होंगे। तो ये जो प्रश्न रहेगा बेटे वो रहेगा आपका 5 अंक का। ये प्रश्न जो रहेगा आपका 5 अंक का रहेगा। अब हम अनुच्छेद को पढ़ते हैं। अनुच्छेद में लिखा गया है, तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं
पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। लिखा गया है कि तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं और ये झीलें जो है वो कैसे बनती हैं, बर्फ के पिघलने से, पहाड़ों की बर्फ को पिघलने से ये झीलें बनती हैं। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। तो सबसे मशहूर झील जो है वो है मानसरोवर झील। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। काफी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। क्यों तिब्बत जो है वो बहुत ठंडा प्रदेश है? क्योंकि बहुत ऊंचाई पर बसा होने के कारण ये प्रदेश जो है वो बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो और ऊपर से तेज ठंडी हवा चल रही हो, इसलिए वहां के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं। तो ये अनुच्छेद दिया गया है। अब इस अनुच्छेद से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको इसी अनुच्छेद के अंदर जो होंगे वो ढूंढने होंगे। तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न है बेटे अनुच्छेद का वो है तिब्बत में लगभग कितनी झीलें हैं? तो यहां लिखा गया है तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। लिखा गया है ऊपर कि तिब्बत में लगभग कितनी झीलें हैं? 1500 झीलें हैं। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। अब हम जाते हैं दूसरे अनुच्छेद प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न है आपका, तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश क्यों है? तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश क्यों है? क्योंकि तिब्बत जो है वो काफी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत जो है वो बहुत ठंडा प्रदेश है। क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर बसा हुआ है और बहुत ऊंचाई पर बसा होने के कारण जो है तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। तो तिब्बत यहां लिखा भी है बेटे, काफी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश क्यों है? क्योंकि काफी ऊंचाई पर बसा होने के कारण, काफी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत जो है वो बहुत ठंडा प्रदेश है। अगला प्रश्न है, सांगपो नदी कहां से निकलती है? तो सांगपो नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है। सांगपो नदी कहां से निकलती है? सांगपो नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है। तो सांगपो नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है। अगला प्रश्न है, नुक्ता वाले शब्द छांटिए। नुक्ता वाले शब्द छांटिए। तो जो नुक्ता वाले शब्द होंगे वो कौन कौन से रहेंगे? नुक्ता वाले शब्द जैसे बर्फ, बर्फ, ये नुक्ता वाले शब्द है। दूसरा शब्द आता है काफी, ये भी नुक्ता वाले शब्द है। फ्रिज, फ्रिज भी नुक्ता वाले शब्द है। तेज, तेज भी नुक्ता वाले शब्द हैं। तो इस तरह से ये नुक्ता वाले शब्द हो गए। तो ये जो प्रश्न है बेटे आपका 5 अंक का है। इसमें 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, हर एक प्रश्न का 1 अंक रहेगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर आपका अनुच्छेद वाला प्रश्न जो है वो रहेगा 5 अंक का। अगला प्रश्न है आपका बेटे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। अगला प्रश्न आपका आ गया कि आपके पास निम्नलिखित प्रश्न जो होंगे वो दिए गए होंगे और उनमें से कोई आपको 5 प्रश्न जो होंगे वो करने होंगे। पहला प्रश्न है, तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में बहुत ज्यादा त्योहार जो मनाए जाते हैं। भारत जो है वो त्योहारों का देश है और यहाँ पर तरह तरह के त्योहार जो मनाए जाते हैं। उसी से संबंधित प्रश्न है कि भारत या तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई त्योहार जो होता है वो पसंद होता है और अगर वो पसंद होता है तो क्यों होता है? ज्यादातर बच्चे जो है वो दिवाली, लोहड़ी, होली इन सब त्योहारों को बहुत पसंद करते हैं। तो हमें इसमें जो कहा गया है कि जो सबसे अच्छा त्योहार लगता है वो कौन सा त्योहार है? खिचड़ी का त्योहार। सबसे अच्छा त्योहार जो है वो कौन सा है? खिचड़ी का त्योहार। खिचड़ी का त्योहार जो है वो सबसे अच्छा त्योहार लगता है क्योंकि इस दिन घर के सभी सदस्य जो होते हैं वो साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। खिचड़ी का त्योहार सबसे अच्छा त्योहार लगता है
क्यों लगता है? क्योंकि इस दिन घर के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं तथा तिल, गुड़ और चीनी से बना तिलकुट खाते हैं। तिल, गुड़ और चीनी से बना हुआ तिलकुट खाते हैं। तिलकुट खाते हैं। और ये त्योहार प्राय 14 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। खिचड़ी का त्योहार जो है ये प्राय 14 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। इस वजह से खिचड़ी का त्योहार जो है वो सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इस दिन घर के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और साथ में गुड़, तिल, चीनी के तिलकुट खाते हैं। और ये त्योहार जो है वो प्रति वर्ष जो है वो 14 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ये जो प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर 2 जो है ये रहेगा कुल 10 अंक का रहेगा। ये कुल रहेगा 10 अंक का। तो 8 प्रश्न दिए जाएंगे, 8 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 8 प्रश्नों में से कोई आपको 5 प्रश्न जो होंगे वो करने होंगे। हर एक प्रश्न के जो होंगे वो 2 अंक रहेंगे। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। तो दूसरा प्रश्न जो है, ईला की कशीदाकारी में खास बात क्या थी? ईला की कशीदाकारी में खास बात क्या थी? तो सबसे पहले ईला की जो कशीदाकारी जो थी उसमें काठियावाड़ के अतिरिक्त, ईला की कशीदाकारी में काठियावाड़ के अतिरिक्त लखनऊ और बंगाल की झलक भी दिखाई देती थी। साथ में उसने काठियावाड़ टांकों के साथ साथ अन्य कई टांके इस्तेमाल किए थे। मतलब उसने काठियावाड़ के टांकों को तो इस्तेमाल किया ही था, पर काठियावाड़ के टांकों के साथ साथ उसने और कई टांके जो थे वो भी इस्तेमाल किए थे। पतियों दोबारा करो। प्रश्न नंबर 2 है बेटे, ईला की कशीदाकारी में खास बात क्या थी? ये अगला प्रश्न है हमारा कि ईला की कशीदाकारी में खास बात क्या थी। तो जो ईला की कशीदाकारी थी उसमें काठियावाड़ के अतिरिक्त बंगाल और लखनऊ की जो झलक थी वो भी दिखाई देती थी। और उसने काठियावाड़ टांकों के साथ साथ और कई टांकों का भी इस्तेमाल किया था। पतियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, डंडियों को कांथा से उभारा था। उसने पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों की कसूती और जंजीर से सजाया। इस प्रकार उसने पारंपरिक डिजाइनों में नवीनता का मिश्रण जो था वो किया। इस वजह से जो ईला की कशीदाकारी थी उसमें ये खास बात झलकती थी। ठीक है, काठियावाड़ के साथ साथ उसमें लखनऊ और बंगाल की झलक भी दिखाई देती थी। अगला प्रश्न है, पत्र में पत्ते के साथ नाम ना हो तो क्या समस्याएं आ सकती हैं? इसका उत्तर है, पत्र पर नाम ना होने से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि यह पत्र किसका है। तो देखो, इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर पत्र में पत्ते के साथ नाम ना हो तो ये समस्या आ सकती है, या ये समस्या हो सकती है कि ये नहीं पता लग सकता है कि ये पत्र जो है वो किसके नाम का है या ये पत्र किसका है। अगला प्रश्न है हमारा, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? उत्तर है इसका, कुम्मी के हाथ में जो किताब आई थी वह आज के युग में छपी होगी। तो इसका उत्तर जो है कि कुम्मी के हाथ में जो किताब आई थी वह किताब कब छपी होगी? तो कुम्मी के हाथ में जो किताब आई थी वो किताब जो थी वो आज के युग में छपी होगी। तो वो आज के युग में छपी होगी, आज के युग में छपी होगी। तो ये बेटे हमारा अगला प्रश्न हो गया है कि जो कुम्मी के हाथ में किताब आई होगी वह किताब जो थी वो आज के युग में छपी होगी। हमारा अगला प्रश्न है बेटे, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? मैं दोबारा से प्रश्न जो है वो उसको रिपीट कर रही हूं कि अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? क्योंकि उस राजा के शासन काल में कोई राज व्यवस्था नहीं थी। क्योंकि उस राजा के शासन काल में कोई भी किसी भी तरह की राज व्यवस्था नहीं थी। किसी के भी दोष की सजा किसी को भी दे दी जाती थी। तो इस वजह से अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश हुई, क्योंकि
उस दौरान ना तो कोई राज व्यवस्था थी और किसी के भी दोष की सजा किसी को भी दे दी जाती थी। इसलिए अधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश हुई। अगला प्रश्न है, वो इधर से निकला उधर चला गया। वो इधर से निकला उधर चला गया। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है, वह कवि का नाम बताओ। क्या आपसे जो है पंक्ति पूछी गई है कि वो इधर से निकला और उधर चला गया है, ये पंक्ति किस कविता से ली गई है, वह उसके कवि का नाम क्या है। तो ये दो प्रश्न है। तो प्रस्तुत पंक्ति जो है वो बाघ आया उस रात, बाघ आया, बाघ आया उस रात, ये कविता है बाघ आया उस रात से ली गई है और इसके कवि जो है वो श्री नागार्जुन जी हैं। कौन है इसके कवि? नागार्जुन, श्री नागार्जुन। तो प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं वो हमारी कहां से ली गई हैं? ये हमारी ली गई है बाघ आया उस रात कविता से। वह अतः इस कविता के जो कवि हैं वो है नागार्जुन। अगला प्रश्न हमारा, धरती की गुल्लक किन किन साधनों से भरती है। जैसे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपनी गुल्लक में, कोई भी घर आता है या कोई रिश्तेदार आता है तो जो भी उनको पैसे देते हैं तो वो उनको उस गुल्लक से, उन पैसों से उस गुल्लक को भर देते हैं। वैसे ही धरती की गुल्लक जो है वो किन किन साधनों से भरती है, क्योंकि धरती की गुल्लक को भरने के लिए भी कोई ना कोई साधनों की जरूरत होती है, तभी वो गुल्लक जो थी धरती की वो भरती है। तो उस गुल्लक को भरने के लिए धरती को जो जिन साधनों की जरूरत पड़ती है वो है छोटे बड़े तालाब, उस गुल्लक में भरे जाते हैं, झीलों और नदी नालों से भरती है। तो जैसे बच्चों की गुल्लक पैसों से भरती है, वैसे ही जो धरती की गुल्लक है वो छोटे बड़े तालाबों से, झीलों से या फिर नदी नालों से भरती है। धरती की गुल्लक जो है वह छोटे बड़े तालाबों, झीलों और नदी नालों से भरती है। अगला हमारा 8वां प्रश्न है और 8वां प्रश्न जो है, जवाहरलाल, किशन और कुल्ली सभी रस्सी से क्यों बंधे थे। जवाहरलाल, किशन और कुल्ली ये सभी के सभी जो थे वो रस्सी से क्यों बंधे हुए थे, क्या कारण था कि सभी जो थे वो रस्सी से बंधे हुए थे। तो जवाहरलाल, किशन और कुल्ली सभी जो थे वो रस्सी से इसलिए बंधे हुए थे कि अगर उनमें से कोई कहीं पहाड़ी से गिर जाए या बर्फ पर फिसल जाए तो रस्सी के सहारे वो लटक कर बच सके। तो इस वजह से जवाहरलाल, किशन और कुल्ली जो थे वो रस्सी से बंधे हुए थे, ताकि इनमें से कोई भी अगर पहाड़ी से गिर जाए तो या फिर बर्फ से वो फिसल जाए तो वो उस रस्सी के सहारे जो थे वो लटक सके। इस वजह से वो सभी के सभी जो थे, चाहे वो जवाहरलाल थे, किशन थे या कुल्ली थे, वो सभी के सभी जो थे वो रस्सी से बंधे हुए थे। तो यहां पर बेटे हमारा प्रश्न नंबर 2 जो है वो पूरा हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 में जो है आपको 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 प्रश्नों में से कोई 6 जो आपको है वो 6 प्रश्न करने होंगे, 6 नहीं आपको 5 प्रश्न करने होंगे 8 में से, और हर एक प्रश्न के जो होंगे वो 2 अंक रहेंगे। तो कुल मिलाकर हमारे 5 प्रश्नों के जो होंगे वो 10 अंक रहेंगे। 8 प्रश्नों में से कोई आपको 5 प्रश्न जो होंगे वो करने होंगे। अगला हमारा तीसरा प्रश्न जो है बेटे, हमारा तीसरा प्रश्न है पद्यांश का सरलार्थ लिखो। एक पद्यांश दिया गया है, उसका आपको सरलार्थ लिखना है। पद्यांश आपका, खिलौने वाला कविता की कवित्री सुभद्रा चौहान है। अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी लगी। तो पद्यांश का सरलार्थ लिखना था। तो इसके साथ में आपको थोड़ा सा हम नोट भी दे रहे हैं कि ये प्रश्न जो है वो पूर्णतया स्पष्ट नहीं है, पूरी तरह से इस प्रश्न को स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः इस प्रश्न का पूरी तरह से सही उत्तर दे पाना जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो सही तरीके से
नहीं पूछा गया है। ये आपका 2 अंक का रहेगा बेटे, ये प्रश्न जो होगा वो आपका 2 अंक का रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, और प्रश्न नंबर 4 जो है वो है आपका मिलान करो। आपके पास मिलान करने के लिए कॉलम दिए गए हैं। पहला आपके पास बादशाह, कशीदाकारी, कबूतर, गाड़ी। इस तरफ आपके पास दिया गया है जंगल, अकबर, पहिया, धातु, संदेश वाहक, ईला, और यहां सिक्का और बाग। बादशाह, बादशाह कौन था? बादशाह अकबर। कशीदाकारी, ईला की कशीदाकारी यानी ईला को कशीदाकारी जो थी वो और कशीदाकारियों से क्यों अलग थी? तो कशीदाकारी क्या होगी आपकी? ईला। कबूतर, कबूतर जो थे वो पुराने समय में एक संदेश वाहक का काम करते थे। आज के समय में जैसे पहले पत्र होते थे तो पत्र भेजे जाते थे, तो जो संदेश होता था वो पत्र के सहारे एक दूसरे के पास पहुंचता था। आज की तारीख में फोन जो है वो फोन के सहारे हमारे जो संदेश है, मैसेज है, वो एक दूसरे तक पहुंचते हैं। और एक समय था जब हमारे जो मैसेजेस हैं या हमारे संदेश जो है वो कबूतर के सहारे जाते थे। तो हमारा जो संदेश वाहक होता था उस समय पर वो कौन होता था? कबूतर। आगे है गाड़ी, गाड़ी में क्या लगता है? पहिया। सिक्का, सिक्का क्या है? धातु। बाघ, बाघ कहां रहता है? बाघ जंगल में रहता है। तो ये सही मिलान हो गया, और ये प्रश्न जो है वो है आपका 3 अंक का, 3 अंक का। ठीक है बेटे। तो बाघ कहां रहता है? बाघ जंगल में रहता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 जो है बेटे रिक्त स्थान भरने हैं। आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, उसमें सही रिक्त जो है वो भरना है और भरकर उस रिक्त स्थान को पूरा करना है। पहला रिक्त स्थान है हमारा, गोनू झा ने जेब से कुछ खाली स्थान निकालकर छोड़ी। गोनू झा ने जेब से कुछ खाली स्थान निकालकर छोड़ी। तो गोनू झा ने जेब से कुछ आतिशबाजी, आतिशबाजी निकालकर छोड़ी। अगला है दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और डैश रखती थी। दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और डैश रखती थी। तो इलायची, लौंग के साथ साथ क्या रखती थी? सुपारी। तो दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी रखती थी। तीसरा हमारा खाली स्थान है, घाघस को डैश को दिल्ली के चिड़ियाघर में लाया गया। घाघस को अक्टूबर 2004, अक्टूबर 2004 को दिल्ली के चिड़ियाघर में लाया गया। अगला है हमारा, कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का डैश साफ किया। अगला है बेटे, कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों में डैश को साफ किया। तो कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया। जख्म साफ किया। तो ये हो गया बेटे रिक्त स्थान। 4 रिक्त स्थान दिए गए हैं, हर एक रिक्त स्थान का 1 अंक रहेगा। तो कुल मिलाकर हमारे जो रिक्त स्थानों के अंक रहेंगे वो रहेंगे 4 अंक रहेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। आपको बड़े ध्यान से बेटे इस पेपर की तैयारी करनी है। पेपर का आपको फॉर्मेट दिया जा रहा है, पेपर का आपको पैटर्न दिया जा रहा है कि किस तरह से आपका मार्च 2023 में जो बोर्ड की तरफ से, हिमाचल बोर्ड की तरफ से पेपर लिया जा रहा है, उसका
पैटर्न या उसका जो एक फॉर्मेट रहेगा वो किस तरह का रहेगा। तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा, इस फॉर्मेट के अनुसार ही आपको अपने पेपर की तैयारी करनी है। अगला प्रश्न है किसने किसको कहा। कुछ आपके पास वाक्य दिए गए होंगे, कुछ आपके पास शब्द दिए गए हैं, और उन वाक्यों को पढ़कर या उन शब्दों को पढ़कर आपने ये बताना है कि ये शब्द किसने कहे हैं और किसको कहे हैं। वाक्य आपके पास दिया गया है, माशा अल्लाह ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं। अब ये आपको बताना है, वाक्य दिया गया है माशा अल्लाह ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, माशा अल्लाह ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई है। अब ये वाक्य किसने कहा है और किससे कहा है, तो ये बात अकबर ने केशव से कही है। ये बात अकबर ने, ये बात अकबर ने केशव से कही है, केशव से कही है। ये आपका प्रश्न जो रहेगा बेटे वो 1 अंक का रहेगा। ये प्रश्न जो होगा वो 1 अंक का रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है सही विकल्प चुनने हैं, सही विकल्पों को चुनना है। आपके पास राम किस कथा का प्रसिद्ध पात्र है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उन 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनकर उस वाक्य को पूरा करना है। वाक्य दिया गया है राम किस कथा का प्रसिद्ध पात्र है। विकल्प दिए गए हैं महाभारत, दूसरा है रामायण, तीसरा है शिव पुराण। इनमें से, इन विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनना है और ये बताना है कि राम जो है वो किस कथा का प्रसिद्ध पात्र है। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है कि राम जो है वो रामायण का प्रसिद्ध पात्र है, वो महाभारत या शिव पुराण का जो है वो पात्र नहीं है, जबकि रामायण के जो है वो राम प्रसिद्ध पात्र है। तो यहां पर जो हमारा सही विकल्प रहेगा बेटे वो रहेगा रामायण, क्योंकि राम जो थे वो किसके पात्र थे, वो थे रामायण के पात्र। तो इस तरह से हमारे जो राम है वो रामायण के पात्र है। अगला प्रश्न है धोती किस रंग की थी। विकल्प दिए गए हैं काली, सफेद या बादामी। तो जो धोती थी वो ना तो काले रंग की थी ना सफेद रंग की थी, जबकि धोती जो थी वो थी बादामी रंग की, बादामी रंग की। अगला प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न बेटे आपका 2 अंक का रहेगा, जहां पर आपको सही विकल्पों को चुनना है और सही विकल्प चुनकर उसका उत्तर देना है। ये आपके पास 2 अंक का प्रश्न रहेगा। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 जो है बेटे वो है आपका संज्ञा वाले शब्दों को छांटना है। संज्ञा शब्द जो होंगे उनको आपने छांटना है। तो मोहन ने गेंद को अलमारी में रख दिया, मोहन ने गेंद को अलमारी में रख दिया। अब इस वाक्य में आपने ये देखना है कि इस वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है। वाक्य आपके पास दिया गया है कि मोहन ने गेंद को अलमारी में रख दिया। अब मोहन जो है वो भी आपका संज्ञा शब्द है, क्योंकि संज्ञा शब्द आपको पता है जो शब्द किसी व्यक्ति, जाति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध करवाएं उन्हें जो है वो क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। तो मोहन जो है वो संज्ञा शब्द है। मोहन ये क्या है, संज्ञा शब्द है। मोहन जो है वो क्या है, संज्ञा शब्द। दूसरा जो हमारा इस वाक्य में संज्ञा शब्द है वो है गेंद। गेंद भी क्या है, संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द। तीसरा हमारा अलमारी। अलमारी जो है वो भी क्या है, संज्ञा शब्द है। अलमारी ये है आपका
संज्ञा शब्द। अलमारी जो हो गया वो क्या आ गया आपका संज्ञा शब्द। तो इस तरह से इस वाक्य में से आपने जो संज्ञा शब्द छांटे वो है आपके मोहन, गेंद, अलमारी। ये जो है इस वाक्य में संज्ञा शब्द है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। और प्रश्न नंबर 9 जो है बेटे वो है आपका वचन बदलो। कौन सा है? वचन बदलो। किताब, किताबें, तितली, तितलियां, माला, मालाएं। किताब, किताबें, तितली, तितलियां, माला, मालाएं। तो ये हो गए वचन आपके। अगला प्रश्न नंबर 10 है आपका लिंग बदलो। प्रश्न नंबर 10 कौन सा है? लिंग बदलो। अब लिंग बदलो, बाघ का क्या होगा? बाघ का जो लिंग होगा वो होगा बागिन, बागिन। कवि, कवयित्री, कवयित्री। बाघ का सॉरी कवि का जो आपका लिंग होगा वो होगा कवयित्री। अगला है आपका रानी। रानी का जो लिंग होगा वो रहेगा आपका राजा। तो इस तरह से आपके ये लिंग हो गए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 आपका है विलोम शब्द। विलोम शब्द आगे, आगे का जो विलोम शब्द होगा वो होगा पीछे। आगे का जो विलोम शब्द होगा बेटे वो क्या होगा? पीछे। उजाला, अंधेरा। उजाला का क्या होगा? अंधेरा। चलना, रुकना। तो इस तरह से बेटे आपके ये विलोम शब्द हो गए। आगे, पीछे, उजाला, अंधेरा, चलना, रुकना। अगला प्रश्न है हमारा पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न है हमारा पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब पर्यायवाची शब्द जो है बेटे वो किस किस के हैं? सूरज, पानी, आंख। अब इनके आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। सूरज का जो पर्यायवाची होगा बेटे वो है सूर्य, दिनकर और साथ में भास्कर। ये सभी जो पर्यायवाची है वो है किस चीज के? सूरज के। सूरज का पर्यायवाची सूरज भी होता है, दिनकर भी है और भास्कर भी है। अगला हमारा पर्यायवाची है पानी। पानी का है जल, नीर, पेय। ये सारे जो पर्यायवाची है वो है किस चीज के? पानी के। जल, नीर, पेय। अगला हमारा पर्यायवाची है आंख। आंख का नेत्र, लोचन, चक्षु। ये सभी पर्यायवाची हैं हमारे किस चीज के? आंख के। नेत्र, लोचन, चक्षु। पानी के हैं जल, नीर, पेय। सूरज के हैं सूर्य, दिनकर, भास्कर। ये सभी जो पर्यायवाची हैं वो है सूरज के। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 जो है वो ये है कि सही क्रम में लिखो। आपको वाक्य दिया गया है पर वो वाक्य है आगे पीछे करके। अब उस वाक्य को आपने सही क्रम में लिखना है कि हम उसका एक सही वाक्य जो है वो बना सके। वाक्य आपके पास दिया गया है, वह चल इतना रहा धीरे था। फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, वाक्य क्या है? वह चल रहा इतना धीरे था। अब इसको आपने सही क्रम में लिखना है। अब इसका सही क्रम जो होगा वो क्या होगा? वह इतना धीरे चल रहा था। वह इतना धीरे चल रहा था, ये इसका सही क्रम रहेगा। वह इतना धीरे चल रहा था। दूसरा हमारा है मेरे घर था श्याम आया। मेरे घर था श्याम आया। तो इसका जो सही क्रम होगा वो ये रहेगा कि मेरे घर श्याम आया था। ये इसका सही क्रम होगा, मेरे घर श्याम आया था। यहां हो गया हमारे प्रश्न नंबर 13। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 13 के बाद हम अगले प्रश्न पर जो बढ़ेंगे वो है हमारा प्रश्न नंबर 14।
प्रश्न नंबर 14 है, शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। अशुद्ध शब्द दिए गए हैं, अब उन अशुद्ध शब्दों को आपने शुद्ध करके लिखना है। पहला अशुद्ध शब्द है आपका हरान। अब हरान को हम शुद्ध कैसे करके लिखेंगे? हैरान। ये इसकी शुद्ध प्रक्रिया है। अगला हमारा अशुद्ध है शिक्षा। शिक्षा को हम शुद्ध करके कैसे लिखेंगे? शिक्षा। अगला हमारा अशुद्ध है स्वागत। स्वागत को हम कैसे लिखेंगे? स्वागत। ये इसका अगला शुद्ध रूप है। उसके बाद है कठिन। तो हमारा शुद्ध रूप जो रहेगा वो क्या रहेगा? कठिन। ये इसका शुद्ध रूप रहेगा। उसके बाद आगे हम लिखेंगे जो अशुद्ध रूप है वो है नमस्ते। नमस्ते को हम शुद्ध करके कैसे लिखेंगे? नमस्ते। तो ये हमारे क्या है? शुद्ध शब्द लिखे गए हैं। अशुद्ध को हमने शुद्ध में किस तरह से लिखना है। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 जो है वो है आपका दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। आपके पास मुहावरा दिया गया है, उस मुहावरे को आपने अच्छी तरह से समझना है और समझने के बाद उस मुहावरे का अर्थ लिखना है और अर्थ के बाद फिर उसको आपने वाक्य में प्रयोग करना है। मुहावरा दिया गया है सिर आंखों पर बैठाना। वाक्य है मुहावरा आपका सिर आंखों पर बिठाना। अब इस मुहावरे का सबसे पहले आपको अर्थ बताना होगा और अर्थ को बताने के बाद फिर उस मुहावरे का आपको वाक्य में प्रयोग करना होगा। अब सिर आंखों पर बिठाने का सबसे पहले इसका जो अर्थ है वो है बहुत आदर करना। बहुत आदर करना। अब हमें इसका वाक्य में प्रयोग करना है। अब वाक्य में प्रयोग कैसे होगा? कक्षा में प्रथम आने पर मोहन को, सोहन को या जो भी नाम होगा, कक्षा में प्रथम आने पर मोहन को उसके माता पिता ने सिर आंखों पर बिठा लिया। मतलब जैसे ही मोहन कक्षा में प्रथम आया तो उसके माता पिता ने उसको बहुत आदर सम्मान दिया। ये आपका मुहावरा है। मुहावरे का जो अर्थ था वो था बहुत आदर करना। उसका जब हमने वाक्य में प्रयोग किया तो ये हुआ कि जैसे ही मोहन कक्षा में प्रथम आया उसके माता पिता ने उसको सिर आंखों पर बिठा लिया। तो ये प्रश्न जो है वो आपका 2 अंक का रहेगा। इस मुहावरे का जो अंक रहेंगे, एक मुहावरा दिया गया होगा और उस मुहावरे के जो अंक रहेंगे वो रहेंगे 2 अंक। यहां हमारे प्रश्न 15 पूरे हो चुके हैं। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 पर और प्रश्न नंबर 16 है अपने मुख्य अध्यापक या फिर मुख्य अध्यापिका को 1 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखे। अंक रहेंगे 5 अंक। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में मुख्य अध्यापिका जी। जो भी आप जिस स्कूल में भी आप पढ़ते होंगे उस स्कूल का आपका नाम आएगा। जिस स्कूल में भी आप पढ़ते होंगे उसके बाद जिस जगह पर आप रहते हैं, जिस जिले में आप रहते होंगे उस जगह को आपको दर्शाना होगा। उसके बाद महोदया क्या लिखेंगे? अब बीच का जो आपका मैटर रहेगा, बीच का जो विषय रहेगा 1 दिन के अवकाश के लिए वो क्या रहेगा कि सविनय निवेदन ये है कि मुझे स्कूल से घर जाते ही बहुत तेज बुखार हो गया है, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता हूं या स्कूल आ सकती हूं। कृपया करके मुझे 1 दिन का अवकाश प्रदान करें या मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। आपकी बहुत कृपा होगी। मैं आपका अति आभारी रहूंगा या आपकी अति आभारी रहूंगी। धन्यवाद। जो भी आपका नाम होगा उसके बाद आप लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी। लड़का होगा तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़की होगी तो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। जो भी आपका नाम होगा वो आप नाम लिखेंगे। जिस कक्षा में आप पढ़ते होंगे वो कक्षा लिखनी पड़ेगी। जो भी आपका कक्षा का रोल नंबर होगा वो आपको वहां लिखना पड़ेगा और जिस तिथि की आपको छुट्टी चाहिए होगी, अवकाश चाहिए होगा, वो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा। तो ये प्रश्न रहेगा बेटे आपका 5 अंक का। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 और ये इस विषय का, हिंदी विषय का जो होगा वो आखिरी प्रश्न होगा। मतलब कि आपको हिंदी
कि पेपर में टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 17 प्रश्न पूछे जाएंगे और 17 प्रश्न आपको पूरे करने होंगे। और 17वां प्रश्न जो आपका रहेगा वो रहेगा किसी एक विषय पर निबंध लिखें। आपको 4 निबंध दिए गए हैं, उन 4 निबंधों में से किसी एक विषय पर भी आपको निबंध लिखना है। जो भी आपको बहुत अच्छी तरह से आता होगा उस विषय के ऊपर आप निबंध लिखेंगे। जैसे कि आपको दिया गया मेरा मित्र, मेरी पाठशाला, होली, मेरा गांव। जो भी आपको बहुत अच्छी तरह से आता होगा, मेरा मित्र आता तो मेरा मित्र लिखे, मेरी पाठशाला आती होगी तो मेरी पाठशाला लिखे, मेरा गांव आता होगा तो मेरा गांव लिखे, या होली का त्योहार बहुत अच्छी तरह से आता होगा तो होली का त्योहार लिखे। ये प्रश्न भी आपका 5 अंक का रहेगा। इनमें से हम एक विषय के ऊपर जो है या एक निबंध के ऊपर हम चर्चा करेंगे, बाकी आप वहां से उतार सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम मेरा मित्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, या मेरा मित्र के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो जैसे कि जो भी आपका मित्र होगा उसका नाम लिखकर कि रमेश मेरा बहुत प्रिय मित्र है, या सीता मेरी बहुत प्रिय सहेली है, हम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, उसकी आयु 12 वर्ष की है, वो मेरे घर के पास ही रहती है या वो मेरे घर के पास ही रहता है, ठीक है। और उसके पिताजी जो है जो भी व्यवसाय वो करते होंगे उस व्यवसाय से संबंधित उनका आप लिखेंगे, वो एक अध्यापक है या वो एक डॉक्टर है, या जो भी होंगे वो लिखेंगे। अगर उनकी माताजी हैं तो उनकी माताजी जो भी व्यवसाय से जुड़ी होंगी वो लिखेंगे। अगर वो घर में ही रहती होंगी तो उसकी माताजी जो वो एक गृहिणी है, उसकी माताजी जो है वो बहुत धार्मिक विचारों वाली स्त्री है और वह हमें हमेशा सदाचार की शिक्षा देती है, क्योंकि अगर धार्मिक विचारों वाले होंगे तो वो निश्चित रूप से जो होंगे वो धार्मिक शिक्षा भी देंगे। और रमेश पढ़ने में बहुत अच्छा है, जो अगर लड़की होगी तो सीता पढ़ने में बहुत अच्छी है, वो हमेशा कक्षा में प्रथम आती है और वह हमारे घर के पास ही रहती है, वो रोज सुबह सैर के लिए जाती है या वो रोज सुबह सैर के लिए जाता है, ठीक है। और वो रोज सुबह जल्दी उठती है, वह प्रतिदिन स्नान करती है, वह प्रतिदिन स्नान करता है, वह रोज समय पर स्कूल जाता है या वह रोज समय पर स्कूल जाती है। ये सारी चीजें जो होंगी वो आपको मेरा मित्र में जो होंगी वो लिखनी पड़ेंगी। और उसके बाद जो है वो हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनती है या वो हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनता है, वो सदा सत्य बोलता है, उसका चेहरा हमेशा हंसमुख या स्वभाव सरल है, वो बुरी शरारतों या शरारती लड़कों की संगति से जो है वो हमेशा दूर रहता है और मुझे भी बुरी संगति करने से रोकता है, वह कमजोर विद्यार्थियों की हमेशा मदद करता है। तो ये सारी चीजें जो होंगी बेटे इस तरह से आप मेरा मित्र के जो भी आपके मित्र में अच्छाइयां होंगी, खूबियां होंगी, वो सारी की सारी जो है वो आपको आपका मित्र में लिखनी पड़ेगी। और वो हमेशा पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी रुचि लेता है, वो पढ़ाई में तो अव्वल है ही है पर साथ में वो खेलों में भी बहुत रुचि लेता है। वो स्कूल की जो भी गेम कोई होगी, जिस खेल में भी वो रुचि दिखाता होगा उस खेल का आप नाम लिख दे। जैसे वो हॉकी में रुचि दिखाता है, वो क्रिकेट में रुचि दिखाता है या वो कबड्डी में रुचि दिखाता है, वह शाम को खेलने के लिए रोज जाता है या वह बड़ा स्वस्थ दिखाई देता है, ठीक है, वो खाने पीने में या साफ सुथरा है तो वो स्वस्थ भी दिखाई देता है, वह रोज रात को पढ़ता है, वह मन लगाकर पढ़ाई करता है और इसी कारण जब वो मन लगाकर पढ़ाई करता है, रोज पढ़ाई करता है तो वो हमेशा कक्षा में भी प्रथम आता है। और इस तरह से पढ़ाई में अव्वल होने पर, कक्षा में प्रथम आने पर सभी अध्यापक जो है वो उसको प्यार करते हैं और मुझे अपने मित्र पर गर्व है। तो इस तरह से आप एक जो निबंध है वो अपने मित्र के ऊपर लिख सकते हैं। ऐसे आप अगर मेरा गांव, मेरे गांव के बारे में अगर आपको आता है तो आप मेरे गांव के बारे में लिखें, मेरी पाठशाला के बारे में तो मेरी पाठशाला के बारे में लिखें, या फिर जो भी आपकी और दिए गए हैं जो निबंध दिए गए हैं तो उनमें से आप किसी भी एक पर जो है वो अच्छी तरह से लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने जो है वो आपको मेरा मित्र के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। तो इसी तरह से आपको 4 निबंधों में से किसी एक निबंध के ऊपर लिखना होगा और ये निबंध जो होगा वो आपका 5 अंक का रहेगा। तो इस तरह से बेटे आपके हिंदी के पेपर में कुल मिलाकर आपको 17 प्रश्न पूछे जाएंगे और 17 के 17 प्रश्न जो होंगे वो आपको पूरे करने हैं। और
कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। तो आज की जो हमारी वीडियो थी एपीएस क्लासेस की तरफ से, वो थी 5वीं कक्षा की सॉल्व हिंदी पेपर के बारे में बताया है, क्योंकि मार्च में आप सभी के पेपर जो है वो शुरू होने जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे एपीएस क्लासेस की तरफ से यही पर्पस है बनाने का कि आप जो है वो किसी भी तरह से परेशान ना हो, आपके अभिभावक परेशान ना हो, और घर बैठे आप बड़े आराम से जो है वो इसकी तैयारी कर सके। धन्यवाद।